गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इलास्टिक बिहेवियर इन द टर्म ऑफ द इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इंटरएटॉमिक फोर्सेस के टर्म में इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिसिटी आप जान गए हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप साइज को चेंज कर ले, चेंज करने के बाद जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं वो बॉडी फिर से अपने उसी शेप साइज को रीगेन कर लेता है। तो ये जो बिहेवियर है वो इलास्टिसिटी है और ऐसे बॉडी को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर उस इलास्टिक बिहेवियर को हम इंटर एटॉमिक फोर्स की टर्म में देखें कि क्या होता है। हमने यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, एक तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर के रिस्पेक्ट में और एनर्जी के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर और एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके रखा है। और एक आपका दूसरा ग्राफ है इंटर एटॉमिक स्पेस और सेपरेशन आर द डिस्टेंस और फोर्स के बीच में। हम इसे कह सकते हैं कि आर यू ग्राफ है और ये आर एफ ग्राफ है, where r is the interatomic distance and u is the potential energy and f is the force। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके नेचुरल फॉर्म में छोड़ दें, ना तो उस पर कोई फोर्स लगाएं कंप्रेस का और ना तो उस पर कोई फोर्स एक्सटेंशन का लगाएं, हम उसको ना तो कंप्रेस करें और ना ही उसको एक्सपैंड करें, उसको नॉर्मल स्टेट में छोड़ दें, तो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो r0 से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के डिस्टेंस को r0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस r0 के डिस्टेंस पर किसी एटम के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी होगी, वो मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर कोई भी एटम इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, और वो क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड इंटरएटॉमिक फोर्स बिकम्स जीरो। मिनिमम एनर्जी वहीं पर जीरो होता है जहां पर इंटरएटॉमिक फोर्स वो जीरो होता है, और दिस सेपरेशन r0 इज कॉल्ड नॉर्मल इक्विलिब्रियम और द सेपरेशन, नॉर्मल इक्विलिब्रियम और द सेपरेशन। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जहां पर हमारा फोर्स जीरो होगा, ऐसा कह सकते हैं कि दो एटम के बीच में जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, तो वहां पर मिनिमम जो एनर्जी होगी वो दो एटम के बीच में वो मिनिमम होगा, और वो मिनिमम का स्टेट जो है एनर्जी का वो ये शो कर रहा है कि किसी एटम को फ्री ऐसे छोड़ दिया गया तो उसके पास जो मिनिमम एनर्जी होगी वो इस स्टेट पर होगा और इस डिस्टेंस पर होगा। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करता हूं, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपना एक स्ट्रेस बनाया, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, अंदर की ओर डेवलप हो गया। मैं बाहर से ऐसे प्रेस कर रहा हूं तो अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो उसके उसी शेप साइज को एक्चुअल में ओरिजिनल शेप साइज को गेन करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर किसी एटम को कंप्रेस कर रहा हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स आर द डिस्टेंस बिटवीन द मोर एटम्स वी विल डिक्रीज। मैं डिक्रीज कर रहा हूं या मैं डिक्रीज करना चाह रहा हूं, वांट टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिलेटिव एटम। दो रिलेटिव एटम के बीच का अगर डिस्टेंस मैं डिक्रीज करना चाहूंगा तो उसमें एक इंटरनल ये वर्चुअल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का कि उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, और उस डिस्टेंस को जो मैं कम करना चाह रहा हूं उसको वो उसी ओरिजिनल पोजीशन में रखना चाहेगा। तो ये मेरे डिफॉर्मिंग फोर्स जो मैं एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा रहा हूँ, इस फोर्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। किसी भी मटेरियल में तो मैं अगर इसी को ऐसे प्रेस करना चाहूँ तो अंदर से एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, और मैं इधर प्रेस करना चाह रहा हूँ तो उसके अपोजिट में करना चाहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इस डिस्टेंस r0 को कम करना चाह रहा हूँ, r0 को कम करना चाह रहा हूँ तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी,
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। R0 को कम करूंगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और फिर मैं अगर देखिए इस ग्राफ में कि R0 को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, R0 को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ किसी पॉइंट पर R तक लेकर आ रहा हूँ, तो फिर से आप देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फोर्थ वाले ग्राफ में अगर हम देखें कि R0 को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो फोर्स इंक्रीज हो रहा है R0 के कम करने पर, वो फोर्स मेरा रिपल्सन का है। और अगर मैं इस साइड में R0 को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, R0 को इंक्रीज करते हैं, सॉरी डिक्रीज करते हैं, R0 को दो एटम के बीच में अगर इसे डिक्रीज करते हैं तो एटम एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बाहर की ओर लगता है, उस फोर्स को हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं। और अगर R0 को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फोर्स एटम के बीच में अट्रैक्शन का लगता है। मैं बता दूं कि एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर है, दबाकर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं, जब डिस्टेंस, तो ये एटम अपने ओरिजिनल से साइड में रहना चाह रहे हैं, इसी की वजह से बाहर की ओर एक फोर्स लगाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि R की डिक्रीज होने पर, दो एटम के बीच डिस्टेंस को डिक्रीज करने पर जो फोर्स दो एटम के बीच में लगता है वो एक रिपल्सन का फोर्स होता है। और अगर मैं बात करूं कि दो एटम का आप स्ट्रेच करके उनको दूर करना चाहें तो वो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब R की इंक्रीज होने से आपका फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन का हो जाता है, और R की डिक्रीज होने से आपका जो फोर्स होता है वो रिपल्सन का हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर मैं एक फार्मूले से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो -du/dr होता है, where R is the interatomic distance between the two molecules and U is the potential energy of the atom। ठीक है, तो R जो है एटम के बीच का डिस्टेंस है और U इसका पोटेंशियल एनर्जी है। R will be decreases, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो फोर्स विल बी इंक्रीजेस। ये बेसिकली ये सेकंड वाले ग्राफ के लिए है था, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा सही होगा, du/dr। या आप यहाँ से देखें कि R अगर आपका डिक्रीज होगा तो F आपका इंक्रीज होगा, और R आपका इंक्रीज होगा तो F आपका डिक्रीज होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू k/r स्क्वायर। R अगर आपका डिक्रीज होगा, या मैं ऐसा कह दूं कि R⁴m, तो यहां से ऐसा कहूं, और U इज इक्वल टू मैं ऐसा कह सकता हूं k/r⁴m। यहां से m, मैं यहां m ऐसा कर लेते हैं, यहां m कर लेते हैं और यहां पर n कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R⁴m। m को ये वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, तो m R की वैल्यू अगर यहां पर इंक्रीज होगी तो U की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, R की वैल्यू डिक्रीज होगी तो U की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कि अगर हम एटम के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर इस वाले को देखो इंक्रीज करें तो U मेरा डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये देखिए R के इंक्रीज होने से U मेरा डिक्रीज हो जाएगा, और R के डिक्रीज होने से U मेरा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R के डिक्रीज होने पर F इंक्रीज हो जाएगा, और R के इंक्रीज होने से F मेरा डिक्रीज हो जाएगा। या मैं इसको इसी फॉर्म में अरेंज फॉर्म में लिख लूँ, इसको ऐसा लिख लूँ जैसे मैंने इसको लिखा है कि R अगर मेरा इंक्रीज हुआ तो F मेरा डिक्रीज होगा, और R मेरा डिक्रीज हुआ तो F मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। देखिए R इंक्रीज होने पर F डिक्रीज होता है, R के इंक्रीज होने से U डिक्रीज हो जाता है, R के डिक्रीज होने से F इंक्रीज होता है, R के डिक्रीज होने से U इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि R इंक्रीज हुआ तो आपका ये F तो डिक्रीज हो जाता है, बट ये रिपल्सन का फोर्स होता है, ये रिपल्सन का फोर्स होता है। दोनों कंडीशन में यहाँ पर अगर देखें इस वाले कंडीशन को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर R को डिक्रीज करते हैं तो ये फोर्स अट्रैक्शन का हो जाता है। तो इस ग्राफ से क्या निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर अगर एक एटम को रखूँ, यहाँ पर एक एटम को रखूँ, एक एटम को यहाँ पर रखूँ, तो इनके बीच में बहुत लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या एनर्जी होगी। लेकिन धीरे धीरे इस एटम को लेकर आता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन और यहाँ का इंटरेक्शन वो कितना डिफरेंट है एनर्जी और फोर्स के रिस्पेक्ट में। यही ग्राफ की जो चीज है यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है कि व्हेन द इंटरएटॉमिक सेपरेशन R is large, then the potential energy of the atom is negative,
तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आर को आपने लार्ज किया, आर को आपने लार्ज किया, इस वाली वैल्यू को आपने क्या कर दिया, लार्ज कर दिया, इस वाली वैल्यू को आपने लार्ज कर दिया, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम नेगेटिव। और रिजल्ट क्या निकल कर आया पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने से? रिजल्ट ये निकल कर आया कि आपका जो एंटर एटॉमिक जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का हो गया। एंटर एटॉमिक फोर्स क्या हो गया? अट्रैक्शन का हो गया। ये अगर आपने दो एटम को खींचकर दूर डिस्टेंस बढ़ा दिया, आर को खींचकर डिस्टेंस आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आर की खींचने से डिस्टेंस बढ़ाना जब स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा कि एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्शन का होता है, और इस अट्रैक्शन पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। अट्रैक्शन होने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? ये नेगेटिव हो जाती है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या समझ में आया कि when the separation R will be reduced below to R0, अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की जो डिस्टेंस है, जो आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इस सेपरेशन के डिस्टेंस से भी कम करना चाहे, R0 से भी रिड्यूस करना चाहे, R0 से भी छोटी वैल्यू आपको, R0 से भी छोटी वैल्यू चाहिए अगर आपकी R, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R अगर आपको और छोटी कर, आपने और छोटी कर ली, तो आपका जो U है यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम है इज इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाता है और स्टीपली इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि एटॉमिक फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर R0 से छोटा कर लिया आपने R को, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी इस कंडीशन पर, इंक्रीज कर जाएगी इस कंडीशन पर, और इंक्रीज करने से आपका क्या होगा कि फोर्स बिटवीन द टू एटम क्या हो जाएगा? रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा। और वैसे भी देखो, आप किसी दो एटम को बहुत तेजी से आप कंप्रेस करते हो तो दोनों एटम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए आप पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा देते हैं, यानी कि वो रिपल्सन का एक फोर्स होता है। और जब दो एटम को आप खींचते हो तो वो दोनों एटम एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, इसका मतलब अंदर एटम के अंदर या सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। यही से एक एक्सपेरिमेंटली तौर पर समझ में आ जाता है ये चीजें। तो नॉर्मली द एटम ऑक्युपाइज द पोजीशन R = R0। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको तब मिल रहा है जब R आपका R0 है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, एटॉमिक सेपरेशन R जो है वो R0 के इक्वल हो जाता है, तो उसी भी एटम के पास एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है, और इस मिनिमम कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। और इस मिनिमम एनर्जी को रखने के बाद एटम जिस पोजीशन में होता है उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। when the tensile or the compressive force is applied on the body, जब हम किसी भी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स का मतलब ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर आप उसकी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक नाव है, नाव चलती है जब उस पर नदी में, तो वो सरफेस पर जो फोर्स लगाता है उसे टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो ऐसा फोर्स अगर लग रहा है या कंप्रेस का फोर्स लग रहा है, किसी सरफेस को आप दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये कंप्रेस का जो फोर्स लगा रहे हैं इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब अप्लाई करते हैं, द एटम्स आर पुल्ड apart or the pushed closer together to a distance r। तो जब आप या तो टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या फिर आप कंप्रेस फोर्स लगाते हैं तो एटम क्या करते हैं, आपको पुश करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजर आप जब लेकर जाते हैं तो, और ऐसे फोर्स उसमें इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक रेस्टोरिंग फोर्स है। द ग्रेटर दैन द स्मॉलर दैन R0, जब आप इतना पुश कर देते हो कि R जो है आपका R0 से या तो ग्रेटर हो जाए या तो इससे स्मॉलर हो जाए, तब होता क्या है कि when the deforming force is the remove, और तब आप जब deforming force रिमूव करते हो तो the inter atomic forces attraction और repulsion, जब आप उसको इतना प्रेस करते थे कि R आपका R0 से छोटा हो जाए
तो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स प्रोड्यूस होता था, और जब आपका r0 से ग्रेटर हो जाता था तो वहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स जो प्रोड्यूस होता था वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स जो होता है वो रिस्टोर कर देता है एटम के अपने इक्विलिब्रियम, एटम का अपना ओरिजिनल शेप साइज हो जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद। तो उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन को गेन कर ले रहा है उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने का जो पोजीशन गेन कर ले रहा है उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। The body regain the original size and the shape after removing the deforming force. The body will get our original shape and size. The stronger the interatomic forces, the smaller will be the displacement of atom force of the equilibrium position, and hence the greater is the elasticity and of the material. ऑफ द मटेरियल इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो गेन कर लेता है और ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो बेटे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि इलास्टिक बिहेवियर कैसे इन द टर्म ऑफ द इंटरएटॉमिक फोर्सेस होता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए वीडियो में। अगर ऐसा होता भी है तो आप कमेंट कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।